दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल MR स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे NTPC के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम रेलवे NTPC के फिजिक्स के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने फिजिक्स के अध्याय 6 तरंग यानी कि वेव को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, जिसका नाम है ध्वनि मतलब साउंड। पहला टॉपिक, ध्वनि तरंगों की प्रकृति, नेचर ऑफ साउंड वेव्स। 137 नंबर, ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती। ए वायु, बी पानी, सी निर्वात, डी स्टील। इसका आंसर है निर्वात। ध्वनि तरंगे वायु, पानी तथा स्टील में यात्रा कर सकती है, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में होती है। 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं। ए दाब, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी यांत्रिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, इसलिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि का संचरण वायु अथवा गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है। 139 नंबर, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के SI मात्रक का नाम दिया गया है? ए वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग, बी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी जेसी मैक्सवेल। इसका आंसर है ऑप्शन बी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज 1857 से 1894 जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1886 और 1888 के बीच विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज के साथ रेडियो, टेलीविज़न और रडार के विकास का रास्ता खोला। इसके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा 1930 में इसके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की SI इकाई हर्ट्ज नाम दिया गया है। 140, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? ए इस्पात, बी निर्वात, सी वायु, डी दूध। ऑप्शन बी निर्वात। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1483 मीटर पर सेकंड तथा लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड होती है। 141 नंबर, ध्वनि तरंगों यानी कि साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है। बी ये मैकेनिकल तरंगे हैं। सी इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। डी ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती। इसका गलत आंसर है ऑप्शन सी, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि तरंगों के संबंध में इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो कि सही नहीं है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोस में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा टॉपिक, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव्स। 142 नंबर, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास यानी कि ऑडिबल रेंज लगभग डैश होती है।
ए 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, बी 40 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज, सी 30 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसका आंसर है ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले ध्वनिक कंपनों की संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं। एक 143 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? अल्फा, बीटा, लैम्डा, डेल्टा। ऑप्शन सी लैम्डा। तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। 144 नंबर, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ए 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से कम, सी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, डी कोई भी बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। ऑप्शन सी सही है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। प्रश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की तरंगों को कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। प्रश्रव्य तरंगों के उपयोग: 1 नंबर संकेत भेजने में, दूसरा नंबर समुद्र की गहराई का पता लगाने में, तीसरा नंबर कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, चौथा नंबर कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, 5 नंबर दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, छठा नंबर गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। 145 नंबर, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? ए 50 हर्ट्ज, बी 500 हर्ट्ज, सी 10 हर्ट्ज, डी 20 हर्ट्ज। ऑप्शन डी सही है, 20 हर्ट्ज। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती, ये 3 प्रकार की होती है। अवश्रव्य तरंगे, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। दूसरा श्रव्य तरंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति जो मनुष्य के कान द्वारा सुनी जा सकती है 20 हर्ट्ज होती है। प्रश्रव्य तरंगे, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को प्रश्रव्य तरंग कहा जाता है। हमारा कान इसे नहीं सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। 146 नंबर, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? ए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली, बी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली, सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली, डी 2000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली। ऑप्शन सी सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली रेंज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। तीसरा टॉपिक, ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड ऑफ साउंड। 147 नंबर, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है? ए सुपरसोनिक, बी सोलर, सी इंफ्रासोनिक, डी अल्ट्रासोनिक। इसका आंसर है ऑप्शन ए सुपरसोनिक। ध्वनि की गति से अधिक पिंड की गति को सुपरसोनिक गति के रूप में जाना जाता है। किसी पिंड की गति को मैक संख्या में मापा जाता है। यदि किसी पिंड की गति की मैक संख्या 1 से अधिक है तो उसे सुपरसोनिक गति कहते हैं। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अतिपराध्वनिक यानी कि हाइपरसोनिक कहलाती है। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग यानी कि शॉक वेव्स कहते हैं।
148 नंबर, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ए, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल। बी, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल। सी, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। डी, पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ध्वनि का वेग आवृत्ति तथा दाब से प्रभावित नहीं होता, जबकि ताप आर्द्रता से प्रभावित होता है। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। ध्वनि की अधिकतम चाल ठोस में होती है। 149 नंबर, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ए, 373 मीटर पर सेकंड, बी, 434 मीटर पर सेकंड, सी, 332 मीटर पर सेकंड, डी, 383 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी सही है, 332 मीटर पर सेकंड। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण में वायु की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के तरंगे जिसे मनुष्य सुन सकता है। अब श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे सुनाई नहीं देती। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे जो मनुष्य नहीं सुन सकते, कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। 150 नंबर, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश है। ए, परिवर्तित नहीं होती, बी, बढ़ती है, सी, परिवर्तित नहीं रहती, डी, घटती है। ऑप्शन डी, घटती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता यानी कि ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा टॉपिक, ध्वनि के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। 151 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? ए, अनुरणन, बी, पराध्वनिक, सी, प्रतिध्वनि, डी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका आंसर ऑप्शन बी, पराध्वनिक। पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। इनका उपयोग धातु के ब्लॉकों यानी कि पिंडों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है तथा उन भागों को साफ करने में उपयोग किया जा सकता है जहां तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। 152 नंबर, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? ए, आयाम, बी, ध्वनि, सी, पिच, डी, तरंग। ऑप्शन सी, पिच। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे पिच कहते हैं। तीव्र ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है तथा मंद ध्वनि का तारतम्य कम होता है। 153 नंबर, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए, वे उच्च आवृत्ति तरंगे हैं, बी, उनका उपयोग उद्योगों में और चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किया जाता है, सी,
वे बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करते हैं। डी, दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी गलत है। दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड तरंगों के द्वारा समुद्र, नदी या झील की गहराई माप सकते हैं। इन तरंगों की मदद से समुद्र की गहराई में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्पन्न कर जल में भेजता है, जो मार्ग में किसी ठोस पिंड या तल से टकराकर वापस आता है, जिसे संसूचक ग्रहण कर उसे विद्युत संकेतों में बदलकर प्रतिबिंब बना देता है। पराश्रव्य तरंगें 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक या ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति अधिक तथा कम तरंगदैर्घ्य होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। पराश्रव्य तरंगों के संबंध में गलत कथन है कि दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड को वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। 1 नंबर, उद्योगों में इन तरंगों का उपयोग कीमती कपड़ों, मशीनों के पुर्जे व चिमनियों में जमी कालिख को साफ करने में किया जाता है। 2 नंबर, चिकित्सा के क्षेत्र में पराश्रव्य तरंगों को परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिसे इकोकार्डियोग्राफी यानी कि ECG कहते हैं। 5वां टॉपिक प्रतिध्वनि यानी कि इको। 154 नंबर, इस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? ए, प्रतिध्वनि, बी, सोनिक बूम, सी, परावर्तन, डी, गूंज। ऑप्शन ए, प्रतिध्वनि। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं के पानी के आदि से टकराने के पश्चात पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। वस्तुतः यह ध्वनि के परावर्तन का परिणाम होता है, जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस लौट आती है तो इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। 155 नंबर, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य यानी कि परसिस्टेंस ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। ए, तीव्रता, बी, अनुरणन, सी, गुंजन, डी, कंपन। ऑप्शन बी, अनुरणन। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है, जिसे अनुरणन कहते हैं। अनुरणन की क्रिया आवृत्ति पर निर्भर करती है। 156 नंबर, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है। ए, प्रतिध्वनि, बी, विवर्तन, सी, परावर्तन, डी, अपवर्तन। ऑप्शन बी, विवर्तन। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती है। जब प्रकाश व ध्वनि तरंगें किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजे, खिड़की आदि से होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती है। 6ठा टॉपिक सोनार रडार। 157 नंबर, सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। ए, जमीन पर, बी, हवा में, सी, अंतरिक्ष में, डी, पानी के नीचे। ऑप्शन डी, पानी के नीचे। सोनार वह उपकरण है जो पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। 158 नंबर, अधोजल वस्तुओं यानी कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। ए, रडार, बी, मेसर, सी,
CROD सोनार, ऑप्शन डी सोनार। अधोजल वस्तुओं यानी कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को सोनार कहा जाता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक तकनीक है जो नौचालन जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने, जल में स्थित वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सोनार में पराश्रवित तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार उपकरण द्वारा समुद्री जल में स्थित पिंडों या किसी वस्तु की दूरी, दिशा व चाल ज्ञात करने के लिए पराश्रवित तरंगें भेजी जाती है। ये तरंगें समुद्री जल से होते हुए पिंडों से टकराती है और परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे वस्तु या पिंड के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। 159 नंबर, एकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? ए डॉपलर इफेक्ट, बी जीमन इफेक्ट, सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी चुंबकीय इफेक्ट। ऑप्शन ए डॉपलर इफेक्ट। एकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। यह एक प्रकार से अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। इसमें ट्रांसड्यूसर के माध्यम से अदृश्य ध्वनि तरंगों की जांच की जाती है। यह डिवाइस हृदय के विभिन्न भागों से उठने वाली ध्वनि को पकड़ लेती है और इन तरंगों को वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। 160 नंबर, सोनार का पूरा नाम क्या है? ए साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, बी साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, सी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, डी साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। ऑप्शन सी सही है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रवित तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है, जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है, जिससे समुद्र में वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। 161 शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? ए रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्नाइजेशन, बी रेडियो डिटेंशन एंड रिसोल्यूशन, सी रैपिड डिटेंशन एंड रिएक्शन, डी रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन डी रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। रडार शब्द अंग्रेजी भाषा के रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका आविष्कार 1922 में टेलर एवं लियो यंग ने किया था। इस तरह से हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।